बातें बता दूं, बड़ी अच्छी हुई है रिजर्वेशन की। पिछले बार जो मोर्चा निकाला था और अभी ये जो मोर्चा निकाला, इसमें फर्क ये है कि रिजर्वेशन क्या है। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान आजाद होने से पहले ये जो मुस्लिम कौम थी, ये 32% नौकरियों में थी और दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा पढ़ी हुई कौम थी। ये आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो ये हकीकत है, ये ख्याल रखिए। आज क्या हाल है, 2% भी हम नौकरी में नहीं बचे। ऐसा क्यों हुआ? लोगों ने बोला कि आप पढ़ते नहीं इसलिए नहीं, गलत है। रिजर्वेशन आजादी से पहले मुसलमानों को हिंदुस्तान में, जो पूरा पाकिस्तान बांग्लादेश का, वहां 23% रिजर्वेशन था। कितना? 23% रिजर्वेशन। 1000 कॉन्स्टिट्यूंसी में से 485 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहां पर मुसलमान को वोट देकर चुनकर, मुसलमान ही वोट देता था और मुसलमान ही चुनकर आता था। हिंदुस्तान में ये जो सरकार बनी 1947 में बनी, ऐसा नहीं है। अंतरिम सरकार नेहरू जी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे, 1935 में बन चुकी है। कब? 35 में बन गई। लियाकत अली खान उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने बहुत तकलीफ दी, लेकिन वो सरकार चलते रहे। यानी 1935 से अपने को आरक्षण लागू था, 32% 23% आरक्षण था, जिसके वजह से अपने लोग नौकरी में लगते थे, पढ़ाई में लगते थे। अगर आपको पढ़ा लिखा होने के बाद भी अगर जगह मिल रही नहीं और वो अगर लेना है तो आरक्षण जरूरी है। आपको यहाँ पे मुद्रा का लोन मिला, कितने मुसलमानों को मुद्रा का लोन मिला? इसमें से किसी को मिला? क्या लग रहा था मुद्रा के लोन में? कुछ भी नहीं लग रहा था, सिर्फ एक गुमास्ता लाइसेंस होना था, आपका बैंक में अकाउंट होना था और आधार कार्ड होना था। सिर्फ 3 ही डॉक्यूमेंट लग रहे थे। 50,000 से लेके 1,80,000 तक का लोन, इसी 3 डॉक्यूमेंट। लेकिन आपको नहीं मिला क्योंकि आपका उसमें कोटा नहीं था। अगर 5% रिजर्वेशन हो जाता, वो अपने को छक मार के बुलाकर देते। अभी यह हाल है कि जो बच्चे अपने इसमें जाते, कहां पे? इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में जाते हैं एडमिशन लेने, उसमें से आदिवासी के बच्चे जो एडमिशन लेते इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज उनको बुला के बोलते तो हमारे यहाँ ले ले। और आपको बताओ, उनका हमारे यहाँ जब एडमिशन लेना पड़ता तो डोनेशन मांगते 50,000 1 लाख। अभी यह हाल है कि रायसोनी में या रामदेव बाबा में या YCC में अगर आप जाओगे तो वहां पे आदिवासी बच्चों को निकलते एडमिशन लेने के ये बड़े कॉलेज 50,000 रुपए दे रहे। आज रेट है उसका कितना? आदिवासी बच्चा लाओ, आप 50,000 लो, या आदिवासी बच्चों को हम 50,000 देने को तैयार है। क्यों? अभी सुना? क्योंकि वहां पे फीस है 1 लाख रुपए आपके बच्चों की दी जाती है जैसा कि मिनिमम, और उनको स्कॉलरशिप 2 लाख रुपए मिल रही है। कितनी? अब 5 साल अगर बच्चा रहेगा, 6 सेमेस्टर में 5 साल रहेगा ना इंजीनियरिंग में, 5 साल बच्चा रहेगा तो कितने मिल रहे? 10 लाख। 4 साल तो कितने मिल रहे? 8 लाख। किसको मिल रहे? उसके बाद किताबों का खर्चा अलग से आ रहा मुझको, वो भी इंस्टीट्यूट के पास जमा। हॉस्टल में रख रहे तो 50,000 रुपए के हिसाब से 3-3 महीने में पैसे मिल रहे, यानी 12 महीने कितने मिल रहे? 2 लाख, वो अलग से मिल रहे। तो ऐसा अगर जवाई आ रहा तो कोई भी लड़की देने को तैयार है। ये सब आरक्षण से हो, तो वो चीज हमारा हो गया। और बहुत बड़ी बात है कि ये चीज हमारा मंजूर हो गई, हाईकोर्ट ने पास कर चुका है हमारा, कि मुसलमानों को एजुकेशन में 5% आरक्षण तो दे देना चाहिए। और अब मैंने आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2014 से ये असेंबली आने से 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, और असेंबली हो जाने के 3 महीने बाद तक 6 महीने तक मुसलमानों को महाराष्ट्र में आरक्षण मिल चुका है नौकरियों में और एजुकेशन में। और उसमें जो लोग नौकरी पे लगे, आज भी परमानेंट नौकरी पे, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, क्योंकि 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, उसने अंतरिम एक आदेश निकाला था, कैबिनेट में पास किया था कि मुसलमानों को 5% आरक्षण एजुकेशन में और नौकरी में दे दिया जाए। उन्होंने गद्दारी ये की कि उसको वो जो कल कैबिनेट का डिसीजन था उसको कल उसने विधानसभा में पास करवा लेते तो हमारे को परमानेंट हो गया रहता। 6 महीने में पास करना था, 3 महीने उनकी सरकार रही, बार बार उनको बोला गया कि आप स्पेशल अधिवेशन बुलाइए और ये अमेंडमेंट पास कीजिए। उन्होंने
इलेक्शन लेने के लिए हमें कहते हैं एक दिन का वो लिया, इलेक्शन कब होगा उसका एक प्रस्ताव पास करना पड़ता, उसके लिए उन्होंने कहते विधानसभा में एक दिन का अधिवेशन दिया, लेकिन मुसलमानों के आरक्षण की उसमें बात नहीं की। उसके बाद फडणवीस सरकार आई, इसने विधानसभा में जो मराठा लोग थे उनका आरक्षण का बिल पास किया, मुसलमानों का आरक्षण का बिल पास नहीं किया। हमारे साथ हाईकोर्ट का डिसीजन था, उसको गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है, ये बात। और अभी एक डिसीजन आया 3 या 4 दिन पहले ईडब्ल्यूएस का, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, उसके अंदर एक बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 1993 में एक डिसीजन आया था कि आरक्षण की सीमा ये 50% के ऊपर नहीं होना चाहिए, ऐसा डिसीजन आया था। अभी उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो है आरक्षण की सीमा 50,000 के ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये जो चीज है वो उस वक्त के लिए ठीक थी, लेकिन वो इलास्टिक है यानी लवचिक है, तो उसको आज के समय के हिसाब से बदल सकते हैं, ऐसा बोलकर उसने 10% आरक्षण बढ़ा दिया है। यानी आज हिंदुस्तान में 48% जो आरक्षण था उसको 10% बढ़ाकर 58% कर दिया। यानी अब तुम्हारे आरक्षण को अगर कहते गवर्नमेंट पास कर देती है तो कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको चैलेंज नहीं कर सकता, ये हमारे लिए अच्छी बात है। इसलिए आज के हालत में हमने आरक्षण की लड़ाई लड़नी चाहिए। दूसरी बात, मोर्चे निकालने की बात हुई तो बहुत सारे लोग बोले बैनर लगेंगे, पोस्टर लगेंगे, पॉम्पलेट लगेंगे, नुक्कड़ सभा लगेंगे, ये सब करना जरूरी है, लेकिन पब्लिक इससे नहीं आती। पब्लिक आती मैन टू मैन वर्क करने से। आपको जैसे कि हमारे ताजाबाद शरीफ में जहाँ दक्षिण नागपुर हमारी क्या क्या चलते हुए, अगर आप लोग सके तो उसमें से हमारा क्या कहना है कि 1000 लोगों को लेके आने का हमारा टारगेट, मिनिमम 1000 लोग तो आना चाहिए। अब 1000 लोग, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ये डिसीजन लेना है कि मैं दूसरे के घर के औरतों को उनको बोल रहा हूँ कि आप अपने घर के औरतों को निकालो, तो मुझे ये डिसीजन लेना है कि मैं अपने घर के परिवार को लेके जाऊँ। सबसे पहले आपको ये डिसीजन लेना है कि मेरा परिवार, चाहे फिर मैं वो बहुत बड़े एसी गाड़ी में बिठा के बिठाऊं, मेरी अच्छे के हिसाब से बिठाऊं, लेकिन मेरा परिवार वहां पर आना चाहिए, ये डिसीजन आपको सबसे पहले लेना है। क्योंकि आरक्षण का फायदा मुझे नहीं होने वाला, मेरे परिवार को होने वाला है, मेरे कौम को होने वाला है। तो मेरे कौम का हिस्सा मेरा परिवार है, तो मेरे बीवी, मेरे बच्चे, ये मेरे उसमें आना चाहिए, ये आप पहले तय कीजिए। बहुत सिंपल है लोगों को लाना, लेकिन हमारी पूरी दिल से तय, तो मैं ये तय कीजिए। उसके बाद हमने बोले 1000 लोगों को लाना है, एक घर में 5, तो 200 घर को क्या करना है, परिवार को अपने को टारगेट करना है। कितने करिए लोग? 200 घर को। उसके लिए सबसे पहले हम मंगल के दिन 50 लोगों की मीटिंग बुलाने वाले हैं और 50 लोगों को ये बोलने वाले हैं कि भैया ये 50 लोगों के परिवार तैयार हो रहे या नहीं हो रहे, उनके पूरे नाम, ये 50 लोगों के परिवार यानी 250 लोग हो गए। अब उसमें से जो 50 लोग हैं उनको ये बोलेंगे कि 5-5 लोगों को ये बोला जाएगा कि आप 5 लोग मिलकर 20-20 लोगों को कवर कीजिए। कितने? यानी 5 लोग 20 से 25 लोगों की एक मीटिंग लेंगे, ऐसे 25-25, 30-30 लोगों की हम 10 मीटिंग लेने वाले। हमारे 200 लोग कंफर्म हो गए। ये 10 दिन में हमारे को 10 चलते जो दिसंबर आ रहा, ये 10 दिसंबर तक 200 लोगों की लिस्ट जो परिवार आ रहे हैं उसकी हमारे को क्या करना है, कंफर्म करना है। अब ये 200 अगर कंफर्म हो गए कि 200 परिवार कंफर्म हो गए, यानी हमारा 1000 का टारगेट पूरा हो गया। अब ये 200 लोग 10 दिन जो बात करेंगे उससे उसको हवा में बन के जो आएंगे वो आएंगे, लेकिन 1000 लोग तो मेरे टारगेटेड होना ही चाहिए, इतना सिंपल है। उसके बाद फिर आप बैनर लगाओ, पोस्टर लगाओ, ये ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है टारगेट ओरिएंटेड काम। आप इसमें क्योंकि हमने बहुत सारी जगह देखा कि बड़े बड़े बैनर पोस्टर सब लग गए और पब्लिक बिल्कुल नहीं थी। नागपुर में मराठा आरक्षण का मोर्चा फेल हो चुका है। जिस दिन हमारा मोर्चा कामयाब हुआ था, मराठा आरक्षण का मोर्चा फेल हो चुका है। पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में कामयाब हुआ। क्यों? उन्होंने बैनर पोस्टर सब लगा लिए, मैन टू मैन काम नहीं की। इसलिए मैन टू मैन काम कीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से 1,000 लोग जमा करना, 200 घर जमा करना बड़ी बात नहीं। आप ये काम कीजिए कि आपके पास पहली मीटिंग में 50 लोग आ सकते हैं या नहीं है। दूसरी बात, हमारी पार्टी बहुत ज्यादा रईस नहीं है, बहुत ज्यादा पैसे वाली पार्टी नहीं है, ये ख्याल रखिए। थोड़ा बहुत कल से पैसा है उसके अंदर हम सब जन काम करते हैं, तो जितना अपने मोर्चे को सिंपल सिटी में रखेंगे,
क्योंकि सिंपल सिटी में खर्चा कम लगता है। ज्यादा आडंबर करेंगे, बड़े बड़े बैनर पोस्टर ये सब लगाएंगे और ये खर्चेंगे तो उसमें बैनर पोस्टर तो बहुत हो जाएंगे, पब्लिक आने वाला नहीं। मेरी एक गुजारिश है कमेटी से कि ये जो पैसा आप बड़े बड़े लगाते वो बेचारे करते अपने विधानसभा के जो अध्यक्ष है ये भी बेचारे कमजोर है, बहुत ज्यादा रईस नहीं है, तो इधर लगाने के बजाय उनको दे ताकि वो ऑटो का, गाड़ियों का, क्योंकि आखिरी दिन आपका आदमी आपके घर से निकलकर वहां पे पहुंचेगा कैसा, ये इसकी प्लानिंग होना चाहिए। जैसा चुनाव लोग लड़ते, बैनर करते, प्रचार तो बहुत होता, लेकिन आखिरी दिन तुम्हारे घर का आदमी मोदी बूथ पे जाके आपकी पतंग की बटन दबाएगा कौन, इसका मैनेजमेंट अगर नहीं है तो आपका बैनर पोस्टर लगा के प्रचार करके कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैं ये बोल रहा कि आखिरी दिन 22 तारीख को अपने घर का आदमी, खास करके औरतें, ये घर से निकलकर वहां पहुंचेगी कैसी, इस पे आज के दिन से प्लानिंग कीजिए। कौन किसके साथ जुड़ेगा, कौन किसके साथ पकड़ेगा, कौन किसको कांटेक्ट करेगा, ये अगर काम करें। मेरे ख्याल से एक विधानसभा क्षेत्र में 20 लोगों की अगर टीम हो गई तो ये 200 घर का अपना प्रोग्राम हो सकता है। तो 20-20 लोगों की टीम बनाइए और उसके अंदर काम किए, इंशाल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात है कि हमारे नागपुर शहर अध्यक्ष, नागपुर शहर अध्यक्ष और हमारे नागपुर के प्रभारी साहब, इनकी मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह इंटरजेल साहब ने कंफर्म कर दिया, कोशिश की जा रही है कि असद साहब भी आ जाए, तो वो तो बड़ी बात है, लेकिन कोई भी नहीं आया तो भी हमारे विधानसभा से, हर विधानसभा से 1000 लोग निकलना जरूरी। और एक कमेटी को मैं बोलूंगा कि भैया बिना पैसे से कोई काम नहीं होता, सबका सोम होता, पैसे का सोम नहीं होता। तो बेचारे जिनको जरूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह दक्षिण नागपुर के हमारे अध्यक्ष भाई से जिनको जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको जरूरत है उसको माली उसको मदद करने का भी एक प्लानिंग कीजिए, क्योंकि वो अगर नहीं होगा बेचारा वो कहाँ से करेगा। क्योंकि हमारे ये इशाक भाई ने बड़ा अच्छी बात बोली, इशाक भाई ने बोले कि मोर्चे में गरीब आदमी आता, उसकी दिल की तमन्ना भी रहती, लेकिन वो अपने परिवार को लाएगा कैसा, ये भी प्रॉब्लम। तो इसको भी थोड़ा सा हैंडल कीजिए, इंशाल्लाह ताला आप लोगों का साथ रहेगा। तो हमने 2014 में थोड़ी सी तैयारी में बहुत कामयाब किए थे, बहुत शानदार कामयाब हुआ था हमारा मोर्चा, अब तो हमारी फुल कामयाबी। और सबसे बड़ी बात, ये फख्र की बात है कि आज इधर का अध्यक्ष का पद हमारे पास है। ये नागपुर के लिए, पूरे नागपुर के लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्राउड की बात है कि विदर्भ का अध्यक्ष हमारे पास है। और अब नागपुर में हम अगर निकाल रहे तो ये हमारे सबकी जिम्मेदारी है कि ये जो प्राउड हमारे को मिला है, ये जो पद मिला है, इसकी हम सब लोग लाज रखें, ये हमारी जिम्मेदारी है। अमरावती से हमारे पास आया, अमरावती के गढ़ नेता थे, वहां से हमारे पास आया, यानी हमने उनसे ज्यादा कामयाब, और ये इनकी अकेले की जिम्मेदारी, हमारी सबकी जिम्मेदारी। अगर ये हमने कामयाब कर दिया तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम पे हम विधान करते, कारपोरेशन में भी अच्छी करते, उसके अंदर क्या लेने वाले हैं, कामयाबी। क्योंकि इलेक्शन में हम अकेले दम पे लड़ाई लड़ रहे वाले, ये हमारी टाइम, लेकिन हमारा मोर्चा देखकर दूसरी सम विचार पार्टी भी हमारे साथ बैठ सकती है। और अभी का जो प्रभाग का चुनाव हो रहा है, एक प्रभाग 161,000 का है, तो दूसरे कौम के साथ हम अगर बैठेंगे नहीं, उनके वोट 1000, 1500, 500 वोट लेंगे नहीं, हम कामयाब नहीं होंगे। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है सर कि हमारे सारे मुस्लिम क्या है, लेकिन एक मुद्दा मैं डालना चाहता हूँ कि ओबीसी की जात न्याय ने जनगणना, जो जात न्याय जनगणना होनी चाहिए, इसका करते खैर मकदम असुद्दीन ओवैसी साहब ने भी किया कि भाई जो भी जनगणना हो रही है और अगले महीने अगले साल होने वाली है, तो जनगणना जो रही उसमें जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि कौन से जात का कौन आदमी है। ये अगर हमने निकाल लिए तो इंशाल्लाह ताला ओबीसी, एससी, एसटी, ये तीनों समाज इससे परेशान, मुसलमान तो है, तीनों समाज इससे परेशान है, तो जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए। ये बात अगर शामिल कर लिए तो अपन बाकी लोगों को जाके भी बोल सकते हैं कि आपका मुद्दा भी हमने लिए है, तो आप भी हमारे साथ आइए। आपने मुझे बुलाया, सुना, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।